स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्टडी क्लैन क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो आइए चैप्टर में आगे देखते हैं। पहले शहनाई को पुंगी कहा जाता था। तो रॉयल कोर्ट में बजती थी पुंगी, यानी कि एक राजा के कोर्ट में बजती थी। जिस राजा का नाम था औरंगजेब, तो उसको पसंद नहीं था, तो उसने उसको बैन करवा दिया कि नहीं नहीं, ये नहीं बजेगी पुंगी। फिर बाद में उसका नाम को, उसके साउंड को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद एक बार्बर ने उसको बजाया। और बार्बर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नाई। और हम एक किंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शाह, या उर्दू में कहते हैं शाह। ठीक है। तो जो ये शहनाई होती थी, इसमें होल्स होते थे जिसमें से बहुत मेलोडियस साउंड निकलता था। ठीक है। तो क्योंकि ये एक किंग के कोर्ट में बजी और किंग को कहते हैं शाह, और इसको बजाया किसने? एक नाई ने, यानी कि एक बार्बर ने। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है शहनाई। तो हियर वी गॉट द नेम शहनाई। इसके बाद ये तो हो गई इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि कैसे पुंगी का एक कन्वर्जन हुआ शहनाई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो शहनाई का साउंड था उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा, यानी कि लकी माना जाने लगा। तो टेम्पल्स के बाहर और वेडिंग्स में, नॉर्थ इंडिया की जितनी भी जो भी वेडिंग्स होती थी उनका तो वो एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया, यानी कि जिसको अलग ना करा जा सके। नॉर्दर्न इंडिया का तो एक, नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग का तो एक ऐसा पार्ट बन गया वो। शहनाई एक पार्ट थी नौबत का। नौबत जैसा कुछ, नाइन जैसा सुनने में लग रहा है ना, 9 9। तो ये एक ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट का पार्ट थी, जिसको कि ऑनसेम्बल कहते हैं। ऑनसेम्बल ऑफ 9 ऑनसेम्बल कहते हैं, लेकिन लिखते इसको एनसेम्बल है। ठीक है। तो उसका पार्ट थी ये। लेकिन जो शहनाई थी बिस्मिल्लाह खां से पहले, वो केवल रिस्ट्रिक्टेड थी कहाँ तक? टेम्पल्स तक और वेडिंग्स तक। लेकिन आफ्टर बिस्मिल्लाह खां ये जो पूरी की पूरी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर आ गई, तो इसका पूरा क्रेडिट बिस्मिल्लाह खां को जाता है। जब बिस्मिल्लाह खां 5 ईयर ओल्ड थे तो वो गिल्ली डंडा खेले करते थे नियर अ पॉन्ड इन दमराव, बिहार। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो बिहारी जी टेम्पल में जाके रेगुलरली सिंग करते थे भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता एक भोजपुरी टाइप का एक सॉन्ग होता है, ताकि उन्हें प्राइज़ मिल सके या वो अर्न कर सके कुछ भी अवार्ड। तो उनके लिए अवार्ड क्या था? एक 1.25 किलो का एक लड्डू, यानी कि बहुत अच्छा एक हो गया, जो कि लोकल महाराजा उनको देते थे। तो अब ये पूरा एक 80 साल का एक लाइफ स्पैन हो गया कि कैसे एक छोटा-सा बच्चा जो कि गिल्ली डंडा खेलता था, उसको बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, यानी कि भारत रत्न तक की पूरी एक जर्नी दिखाई गई है इस चैप्टर में। तो आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जो बर्थ हुआ था वो 21 मार्च 1916 को हुआ था। उनकी पूरी की पूरी फैमिली म्यूजिशियंस की फैमिली थी। ओके। बिस्मिल्लाह खां के ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान या बख्श खान। ठीक है। जो कि एक शहनाई नवाज थे इन भोजपुरी किंग्स कोर्ट, यानी कि किंग के कोर्ट में वो भी शहनाई बजाया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। जो बिस्मिल्लाह खां के फादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, या फिर बख्श कह सकते हैं। और जो भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, यानी कि पापा के साइड के जो भी जो लोग थे, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। जब बिस्मिल्लाह खां छोटे होते हैं, अराउंड 3 इयर्स ऑफ एज के होते हैं, तब उनकी जो मम्मी होती हैं उनको लेकर जाती हैं उनके मैटरनल अंकल के घर पर, जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो जाते हैं शहनाई को प्ले होते हुए देखकर। उनके अंकल बजा रहे होते हैं। वो उनका घर कहाँ था? बनारस में, जिसको प्रेज़ेंट डे में वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल को अकम्पनी करते थे, जिनका नाम था अली बख्श। उनके साथ वो बहुत लंबे-लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते रहते थे। वो इतने ज़्यादा कैप्टिवेट हो जाते थे, यानी कि उस मोमेंट में इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते थे शहनाई को ऑन एंड, यानी कि लॉन्ग टाइम तक वो लोग प्रैक्टिस करते रहते थे दोनों। तो जो यंग अप्रेंटिस थे, यानी कि जो ट्रेनी थे बिस्मिल्लाह खां, उनके लिए जो उनकी फ़ेवरेट हॉन्ट्स थी, यानी कि जो फ़ेवरेट प्लेसेस थी, उनमें से एक था टेम्पल ऑफ बालाजी, सेकंड था मांगला मैया, और थर्ड था बैंक्स ऑफ गंगा। तो जो ऐसा सारा एटमॉस्फेयर होता था वो सॉलिट्यूड का, यानी कि उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस मिलता था, जहाँ पर बैठ के वो अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर पाते थे। ठीक है। पूरी अच्छी तरीके से अलोन में ही प्रैक्टिस हो पाती है ना। तो जो गंगा रिवर थी उसका जो फ्लो था वो उनको इंस्पायर करता था, ताकि वो इन्वेंट करें और इम्प्रोवाइज़ करें न्यू न्यू राग्स को ऑफ शहनाई, इवन बियॉन्ड इट्स रेंज। तो बेटा ये स्टोरी फिर यहाँ से शुरू होती है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो एक दिन अपने अंकल के साथ अकम्पनीड जा रहे थे। अकम्पनीड यानी कि उनके साथ जा रहे थे। कहाँ पर? एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इन लोगों के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर इनके रिसाइटल के बाद, यानी कि आफ्टर हिज परफॉर्मेंस, रिसाइटल परफॉर्मेंस को ही कहते हैं, जहाँ पर कुछ रिसाइट करा जाए, कुछ प्ले करा जाए। तो आफ्टर हिज रिसाइटल वहाँ पर एक बहुत बड़े उनके टीचर, बोल लो उस्ताद थे, उस्ताद फैज़ खान, जिन्होंने उनकी कमर को पैट करा, यानी कि ऐसे कीप इट अप करके कहा, और वो एक लाइन बोले, वो बोले कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट,
कि प्लीज़ ऐसे लगे रहो और तुम कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। उन्होंने उनको पैट करते हुए ये चीज़ बोली। फिर उसके बाद उनको एक बड़ा ब्रेक मिला बिस्मिल्लाह खां को, कब? जब AIR ऑल इंडिया रेडियो 1938 में लखनऊ में वो मोस्ट हर्ड शहनाई प्लेयर बन गए, है ना। तो सोचो कितना बड़ा उनको एक ब्रेक मिल गया, सबसे ज़्यादा उन्हीं के गाने सुने जा रहे हैं AIR पर। फिर उसके बाद वो इंडिया की इंडिपेंडेंस पर भी इन्होंने 15 अगस्त 1947 पर ग्रीट करा था नेशन को विद हिज शहनाई, यानी कि इन्होंने वहाँ पर शहनाई बजाई थी जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इन्होंने वहाँ पर बजाया था कौन सा राग? इन्होंने राग बजाया था राग काफ़ी। राग काफ़ी यानी कि उस धुन का नाम था, उस ट्यून का नाम था जो इन्होंने प्ले करी थी थ्रू हिज शहनाई। ओके, तो जो हमारी ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, इनका गाना सुनने के बाद हैप्पी हो गई थी। ऑडियंस में दो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी थी जिनका नाम था महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपनी स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, दैट इज एग्रीमेंट विद डेस्टिनी, कि इसकी मीनिंग होगी कि एग्रीमेंट विद डेस्टिनी। देखो कितना ज़्यादा जा रहा है ना ये इसके साथ, कि एक इंसान अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, एग्रीमेंट बना सकता है इफ़ ही डज हार्ड वर्क। तो इसके बाद ये हमारे जो बिस्मिल्लाह खां थे वो यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने इंडिया में भी और अब्रॉड में भी बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट अब्रॉड परफॉर्मेंस थी वो थी हमारी अफ़गानिस्तान में। तो जो अफ़गानिस्तान के किंग थे ज़ाहिर शाह, वो इनकी परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा हैप्पी हो गए कि उन्होंने इनको सोवेनीर्स दिए। सोवेनीर्स क्या होते हैं? मेमोरीज ऑफ सर्टेन प्लेस और थिंग, यानी कि जैसे आगरा का पेठा हो गया, इस टाइप की चीज़ें दी उनको। पर वो पेठा नहीं था, प्राइसलेस चीज़ें थी गिफ्ट से, उस प्लेस की जो भी स्पेशलिटी थी उनमें से एक था कारपेट। ठीक है, और उनको बोला मैस्ट्रो, मैस्ट्रो यानी मास्टर ऑफ शहनाई। नॉट ओनली दिस, एक जो डायरेक्टर थे विजय भट्ट, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को सुनने के बाद वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम ही, एक फिल्म का नाम ही उनकी शहनाई के ऊपर रख दिया, जो कि था गूंज उठी शहनाई। तो यानी कि आप सोचो कितने ज़्यादा लोग उनसे मेस्मराइज हो जाते थे, कितने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे उनकी इसको सुनने के बाद, शहनाई को सुनने के बाद। तो इस मूवी में खुद बिस्मिल्लाह खां ने एक गाने को कंपोज किया है, जिस गाने का नाम है दिल का खिलौना टूट गया। तो ये जो गाना था ये एक बहुत बड़ा चार्ट बस्टर रहा था एट दैट टाइम। चार्ट बस्टर यानी कि एक सुपर हिट, जिसको कि एक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, हाई सक्सेस रेट इसका रहा। डिस्पाइट ऑफ ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वेंचर, सेलुलॉइड वेंचर यानी कि जो ओल्ड फैशन एक एरा होता था, उसमें ओल्ड फैशन तरीके से मूवीज़ के जो वर्ल्ड होता है उसको, फिल्म वर्ल्ड को सेलुलॉइड वेंचर्स कहते थे। उन्होंने कहा कि एक रिस्क का प्रोजेक्ट था इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी। तो उनकी जो मूवीज़ में काम था वो सिर्फ 2 वेंचर्स तक ही रहा। एक जो पहली मूवी थी वो थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी थी एक कन्नड़ा वेंचर जिसका नाम था सनादी अपना, जिसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम था विक्रम श्रीनिवास। ओके, तो सिर्फ 2 ही मूवीज़ में उन्होंने काम करा, उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। और तो बिस्मिल्लाह खान ने अपना एक व्यू रखा कि उनको क्यों नहीं पसंद आया, एक रीज़न दिया कि आई जस्ट कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड विद स्ट्रेस। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको स्ट्रेस देते हुए कहा कि यार मेरे को नहीं पसंद इतना ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी, हर चीज़ में आर्टिफिशियल कैसे यार, इतना इतना मेकअप करते हैं, इतना ज़्यादा ग्लिटर, इतनी चमक धमक होती है, हर टाइम फोटोज़ खींचते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद इतना ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल सीधा सा आदमी हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। डिस्पाइट कि उनको, वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि अब्रॉड में उनकी परफॉर्मेंस हुई थी, कहाँ पर? USA में एट द लिंकन सेंटर हॉल। ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस हॉल था और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात थी कि हमारा कोई इंडियन जाकर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टाइम। नॉट ओनली दिस, उन्होंने मॉन्ट्रियल में भी वर्ल्ड एक्सपोजिशन में परफॉर्म किया था। उसके अलावा उन्होंने केन्स में जो आर्ट फेस्टिवल होता है उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया था। आर्ट फेस्टिवल यानी कि जिसमें कि अपनी हर तरीके की कला को दिखाया जाता है। उसके अलावा भी उन्होंने ओसाका में भी परफॉर्म किया था, जहाँ पर कि ट्रेड फेयर लग रहा था। ट्रेड फेयर यानी कि जैसे हमारे इंडिया में लगता है ना बुक फेयर, ट्रेड फेयर, इस टाइप के ऐसे ही। और उनके इतना बड़ा अचीवमेंट था कि एक जो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम था, उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर रखा गया, जो कि था तेहरान में। उसका नाम रखा गया तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सोचिए कितनी ज़्यादा उनको रिकग्निशन मिला। उसके बाद उनको कई सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले। नेशनल अवार्ड्स होते हैं जो कंट्री देती। उनका पहला था वो था पद्मश्री, दूसरा था पद्म भूषण, तीसरा था पद्म विभूषण, और फोर्थ और बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हर इंडियन चाहता है कि उसे मिले, बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड कह सकते हैं इसको हम, भारत रत्न। तो जब बिस्मिल्लाह खां जी को ये भारत रत्न मिला, उनकी वो तब उस समय व्हील चेयर पर थे और उनकी चेस्ट पर ये कोवेटेड था। कोवेटेड यानी मच डिजायर्ड, जिसको हर कोई लेना चाहता था।
तो उन्होंने कहा था, उनकी आंख में एक चमक थी, ग्लिंटिंग सी थी, उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, अपना इंडियन म्यूजिक सिखाइए, वेस्ट भी हमारे यहाँ आ रहा है सीखने के लिए. In spite of traveling the whole world, Khan Sahab still fondly called Banaras and Damrao was the most wonderful towns of the world. कि मतलब उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट प्लेसेस थी आज भी वर्ल्ड के उनके लिए, वो बनारस और दमराव थी. ठीक है. एक बार क्या हुआ, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि मैं यूएस में एक स्कूल खोल रहा हूँ, म्यूज़िक स्कूल खोल रहा हूँ, उसको आप आकर हेड करें. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा भी जो भी एटमॉस्फेयर है बनारस का, मैं उसको पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर दूंगा. जो वहाँ के टाउन्स हैं, वहाँ के टेम्पल्स हैं, हर चीज़ को एकदम प्रॉपरली रेप्लिकेट कर दूंगा मैं यूएस में. अब क्योंकि हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब को जाना नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर दोगे यूएस. अब वो यहाँ पर चुप हो गए. खान साहब बोले कि आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान. जब भी वो फॉरेन जाते हैं, यर्निंग यानी टू सी समथिंग का जो डिज़ायर होता है कि यार मुझे फिर से देखना है, तो वो एक यर्निंग सी रहती है. और जब वो मुंबई में होते हैं तो उनको बनारस और गंगा याद आती है. और जब वो बनारस में होते हैं तो उनको मिस करते हैं जो यूनिक मट्ठा था ऑफ दमराव. तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां की लाइफ थी वो एक परफेक्ट मिक्स था ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है ना. कि कैसे एक जो हमारे डिवोटेड मुस्लिम हैं वो किस तरीके से एवरी मॉर्निंग जाकर काशी विश्वनाथ टेम्पल पर शहनाई को प्ले करते हैं. यानी कि वो एक मुस्लिम होने के बाद या फिर एक दूसरे रिलीजन से होने के बाद भी कितने ज़्यादा सेक्युलर हैं टुवर्ड्स दी अदर रिलीजन. ठीक है बच्चों, तो ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट समरी. और जो आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं. बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो 3 to 4 days में अपलोड हो जाएगी अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. तब तक के लिए बाय.